नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के सामने हिंदी सीरीज का धुरंधर सीरीज मैं लेकर आ गया हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी कंप्यूटर एकेडमी पर। हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का जो होने वाला है, इसमें हिंदी से जो सवाल सवाल किए जाते हैं, हिंदी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से आता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, तो वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हर सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। और स्पेशली आज इस हिंदी की क्लास में हम अच्छे से जानेंगे कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी से सवाल, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और किस कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। और कितने मार्क्स का अ, ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम हिंदी का होता है। ठीक है। तो जो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप सारा वीडियो देखें। ठीक है। जो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। हम चलिए शुरू करते हैं आज के हिंदी क्लास का। ये पहला दिन है हमारा। ठीक है। और इससे हम ये जानेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और कितने मार्क्स का प्रश्न पूछे जाते हैं, और कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला दिन है और हिंदी का। तो शुरू करते हैं एक छोटी सी मोटिवेशन के साथ। अगर आज तुमने दर्द सह लिया, तो कल तुम्हारी सफलता शोर मचाएगी। इससे ये एक मोटिवेशन स्पीच है। ठीक है। इससे जिसको समझ में आ गया है, वो पढ़ाई पे ध्यान दे दे और मेहनत करना शुरू कर दे। अगर आज तुम्हें कितना भी दर्द हो रहा है पढ़ाई करने में, जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, उसको आप आज आज आपने सह लिया, तो कल आने वाला जो कल होगा ना, वो आपके सफलता का एक बहुत बड़ा ही साम्राज्य बनाकर खड़ा कर देगा। इसलिए मेहनत आज से ही और अभी से ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस हिंदी के क्लास में। सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा हमारा? सबसे पहला टॉपिक हम आपको बता दें कि हिंदी जो लैंग्वेज है, उससे 15 से 20 प्रश्न जो आते हैं, हम उस 15 से 20 प्रश्न को कैसे सॉल्व करें, कैसे बनाएं, और ये जो 15 से 20 प्रश्न कहाँ से आते हैं, कैसे तैयारी करें। जो 15 से 20 नंबर अगर हम तैयारी करके जाते हैं, तो 12 से 15 के बीच में हमारा मार्क्स आ जाता है। ठीक है। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, बिना स्किप किए बिना। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपके स्क्रीन बोर्ड पे कि अच्छे से व्याख्या किया गया है कि हिंदी लैंग्वेज जो है 15 से 20 प्रश्न कैसे लाएं। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। व्याकरण में समास, उपसर्ग, विलोम और पर्यायवाची, ये सब चीज को अच्छे से व्याकरण के बारे में पढ़कर उसके बाद अंदर तक जाना पड़ेगा। उसमें व्यास पढ़ना पड़ेगा, उपसर्ग पढ़ना पड़ेगा, विलोम पढ़ना पड़ेगा और पर्यायवाची सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 2 में मुहावरा और लोकोक्तियां पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 3 में काल और वाच्य पढ़ना पड़ेगा। गद्य, कविता और लेखक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जो जो किस जो कविताएं हैं, और इन कविताओं को कौन से लेखक ने लिखा है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। एक शब्द वाक्य सुधार, एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं, इस तरह के बारे में इसको पढ़ना पड़ेगा। वाक्य सुधार, वाक्य दिया रहेगा हिंदी में, उस वाक्य को सुधारना पड़ेगा। ये सब कब संभव है? जब आप वीडियो पूरा देखेंगे और बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ऐसे एक शब्द से अनेक शब्द बनते हैं, वाक्य कैसे सुधार किया जाता है, व्याकरण
में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कैसे पढ़ना पड़ता है, समास, उपसर्ग, विलोम, पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मुहावरे और लोकोक्तियां क्या होता है, कालवाच्य क्या होता है, गद्य कविता, जो कविताएं हैं उनको लिखने लिखने वाले कौन है, इस सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। हिंदी, अब देखो नोटबुक, हिंदी मतलब क्या होता है, मतलब समझो इस चीज का। हिंदी सेक्शन में अगर स्कोरिंग होता है, अगर हिंदी सेक्शन में आप अच्छे से स्कोरिंग करते हैं, अगर आप 15 से 20 में से 12 से 15 सही कर लेते हैं तो सेक्शन सिलेक्शन में बहुत मदद मिलती है। अगर आप 15 से 20 मार्क्स का जो प्रश्न आता है हिंदी से, अगर उसमें आप 12 से 15 प्रश्न अगर सही कर देते हैं तो जब सिलेक्शन का बात आएगी तो उसमें काफी मदद मिलेगा आपको। ठीक है। तो इसलिए आपको ये वीडियो देखना कितना इम्पोर्टेंट है ये आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना वक्त जाया किए, बिना वक्त को बर्बाद किए हम लोग अपने मकसद की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। हमारा जो पहला प्रश्न है उसके बारे में बढ़ते हैं। आज हम ये जानेंगे कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं हिंदी से। तो हमने तो उर्दू पढ़ लिया, संस्कृत पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, सामाजिक विज्ञान पढ़ लिया, तो आज हिंदी का बारी है। तो हिंदी में आप लोग बिना कभी पढ़े नहीं, अचानक से आज पढ़ रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो आपको वीडियो देखना कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पहला प्रश्न की ओर। ठीक है। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि पहला प्रश्न, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जूम करके पढ़ाया करें, साफ नहीं दिखते हैं, इसलिए आज से आपका जो भी वीडियो आएगा जूमिंग करके आएगा। ठीक है। तो ये देखिए, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है। अब मैं पहले ही बता दिया कि जो कवि होते हैं उसके लेखक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो उसी से पहला प्रश्न पूछ दिया। तो आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा कि लेखक के बारे में हम पढ़ाएंगे, कौन सा कविता कौन सा लेखक लिखा है, वाक्य के बारे में पढ़ाएंगे, वाक्य दिया जाएगा उसको सुधारना, व्याकरण के बारे में पढ़ाएंगे। तो बस आप पूरा कंटिन्यू वीडियो देखें, ये इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो देखना कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो नमक का दरोगा एक कहानी है, उसके लेखक का नाम बताना है। किसका नाम बताना है? लेखक। ठीक है। तो नमक का दरोगा एक कहानी है जिसके लेखक का नाम बताना है। तो देखिए, लेखक में पहला नंबर ऑप्शन ए में है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी में जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी में महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी में है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। तो आप आज हम ये जानेंगे कि नमक का दरोगा जो कहानी है उसके लेखक कौन है। ठीक है। तो ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, जो जो बच्चे इससे पहले कभी हिंदी के क्लास में की हैं तो बस कृपा करके आप पूरा वीडियो देख लें। आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा कि हिंदी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ से प्रश्न आते हैं। बस विदाउट स्किप किए बिना आप पूरा वीडियो देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो नमक का दरोगा एक कहानी है, इसके लेखक का नाम बताना है। ठीक है। पहला ऑप्शन में मुंशी प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन में महादेवी वर्मा, चौथा ऑप्शन में है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी को मालूम है? कमेंट करें। ठीक है। तो इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में? क्या था ऑप्शन नंबर ए में? क्या था आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए नंबर ए में था मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। यह प्रसिद्ध कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद ऑप्शन नंबर ए में था ना, मुंशी प्रेमचंद ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद ने क्या लिखा है भाई, मुंशी प्रेमचंद ने नमक का दरोगा एक कहानी है, उन्होंने वो लिखा है। वो नमक का दरोगा कहानी कुछ सवाल में आ जाएगा कि नमक का जो दरोगा है उसके लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे। सूरदास
किस भक्ति धारा के कवि थे? सूरदास जो है, देखिए मैं आपको बता दूं, सूरदास के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत दफा पढ़ा होगा, क्लास 9th में, क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। सूरदास एक कवि थे, तो वो किस धारा के, तो वो भक्त, तो वही पूछ रहा है। सूरदास जो है भक्ति धारा के कवि थे, तो कौन से भक्ति धारा के कवि थे? तो ऑप्शन नंबर ए में सगुन, ऑप्शन नंबर बी में है निगुण, ऑप्शन नंबर सी में है रीति, ऑप्शन नंबर डी में है छायावाद। तो सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? जिन जिन बच्चों को मालूम है कमेंट करें, ठीक है। सूरदास जो थे किस भक्ति धारा के कवि थे? जिन जिन बच्चों को मालूम है जल्द से जल्द बताएं। तो सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? चलिए इसकी आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सूरदास भक्ति धारा के कवि थे, तो कृष्ण भक्ति के कवि थे, ठीक है। किस भक्ति के कवि थे? कृष्ण भक्ति के कवि थे, देखिए कृष्ण भक्ति के कवि थे, ठीक है। कृष्ण भक्ति के कवि थे, इसमें कृष्ण भक्ति के क्या थे? वो कवि थे। सूरदास सगुन भक्ति धारा बोले तो कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे, ठीक है। देखिए सगुन है ऑप्शन ए में, देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में है सगुन। सगुन भक्ति धारा के कौन कवि थे? तो सूरदास, ठीक है। तो बढ़ते हैं, तो सूरदास सगुन भक्ति धारा के क्या थे? कवि थे। उसको क्या बोला जाता है? कृष्ण भक्ति धारा भी बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस 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 के रचयिता कौन है, हमको ये बताना है। रामचरितमानस जो है उसके रचयिता का ऑप्शन नंबर 1 में कबीर, ऑप्शन नंबर बी में तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी में रहीम, ऑप्शन नंबर डी में सूरदास। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? कौन है भाई? जिनको जिनको मालूम है कमेंट करे तो। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? देख रहे हैं ना, रचयिता, लेखक के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो देखना कितना इंपॉर्टेंट है। आपको यहीं से समझ में आएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो जिनको मालूम चल गया है वो उसका आंसर दे, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसकी आंसर की ओर। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। तुलसीदास ने रामचरितमानस, तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास, अच्छे से याद कर लीजिएगा। किसने? रामचरितमानस की रचना किसने की है? तो तुलसीदास, ठीक है। रामचरितमानस की रचना किसने की है? तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना किसने की है? तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना किसने की है? तुलसीदास। तुलसीदास ने किस चीज की रचना की है? रामचरितमानस, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है कि आकाश शब्द का पर्यायवाची बताना है। इसका आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना, पर्यायवाची बताना है, ठीक है। व्याकरण आप लोग को मैं बता दूं कि व्याकरण से ही कुछ बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वीडियो देखना कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप बिना स्किप के बिना पूरा वीडियो देखा करें, जिससे आपको समझ में आएगा हाँ कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं इस चीज को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इधर उधर कभी इस चैनल पे कभी इस चैनल पे देखते हैं, भटकते रहते हैं। तो एक सही वीडियो चूज कीजिए और एक सही डायरेक्शन में चलिए, ठीक है। जिसका जीता और जागता सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये हमारा इजी कंप्यूटर एकेडमी है, जहां आपको
जीरो लेवल से तैयारी कराया जाता है। ठीक है, तो आप आज आप देख सकते हैं कि हिंदी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो भी प्रश्न है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, व्याकरण से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए कंटिन्यू वीडियो में बने रहें, जिससे आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो चौथा प्रश्न हमारा क्या है कि आकाश शब्द का पर्यायवाची बताना है। ठीक है, पर्यायवाची बताना है, जल्दी जल्दी बताएं, जिसको जिसको समझ में आ गया पर्यायवाची वो कमेंट करे। तो आकाश शब्द का पर्यायवाची में ऑप्शन नंबर ए में है गगन, ऑप्शन नंबर बी में है जल, ऑप्शन नंबर सी में है धरती, ऑप्शन नंबर डी में है पवन। ठीक है, तो आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं कि क्या है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में था हमारा गगन। तो व्याख्या में क्या होगा, गगन आकाश का समानार्थी शब्द है। समानार्थी बोलो या पर्यायवाची बोलो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द मैं आपको बता दूं कि उस आकाश से, आकाश के जैसे मिलते जुलते शब्द, मतलब कोई भी शब्द उसके मिलते जुलते हो, जिसका मानी वो भी एक जैसा हो। ठीक है ना, तो उसी को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो आकाश का एक पर्यायवाची शब्द इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो इस इन चार ऑप्शन में से हमारा क्या हो जाएगा, गगन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गगन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, आंसर हो गया ना गगन, ये एक समानार्थी शब्द ऑप्शन में आ जाए। ये प्रश्न में पूछ देगा कि जो गगन जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द है। ऑप्शन में क्या मारेंगे, आकाश। आकाश जो है किसका पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द है, तो वो है गगन का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि कमल का विलोम शब्द क्या होगा। अब यहाँ पे विलोम शब्द पूछ दिया, क्या पूछ दिया, विलोम शब्द। विलोम, कमल का विलोम शब्द, विलोम का मतलब समझ में आता होगा आपको, उल्टा। ठीक है, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब इसका जवाब दे, आप ऑप्शन देखकर इसका जवाब दे आप लोग। ठीक है, कमल का विलोम शब्द क्या होगा। कमल, कमल का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए में है फूल, ऑप्शन नंबर बी में है कीचड़, ऑप्शन नंबर सी में है कांटा, ऑप्शन नंबर डी में है पत्ता। तो कमल का विलोम शब्द क्या होगा, जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर दे। कमल का विलोम शब्द, ठीक है, विलोम मतलब उल्टा। अब समझ में आ गया, कमल का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, जो उत्तर नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो उत्तर नंबर इसका सी ऑप्शन में था। ठीक है, सी में क्या था, कमल का विलोम शब्द कांटा होगा। क्या होगा, कांटा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, सी में क्या है, कांटा है ना। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, कांटा है ना। तो कमल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कांटा। ठीक है, कमल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कांटा। याद कर लीजिएगा इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि वह विद्यालय जाता है, वाक्य का कौन सा काल है। वह विद्यालय जाता है, वाक्य का कौन सा काल है। क्या पूछ दिया, काल पूछ दिया। ठीक है, तो वह कहाँ जाता है भाई, विद्यालय जाता है। वह घर जाता है, वह पानी पीने जाता है, वो खाना खाने जाता है। मतलब क्या, जाता लगा हुआ है, मतलब कि अभी जा रहा है वह, क्या कर रहा है वह, वर्तमान में अभी, अभी का बात हो रहा है, वह विद्यालय जाता है। ठीक है, तो वो किस कब का बात किया जा रहा है, तो अभी। जाता था, जाएगा नहीं ना, जाता है
है ना। तो ऑप्शन नंबर देख के आप इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी में वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी में है भविष्य काल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो वह विद्यालय जाता है, वाक्य का काल कौन सा हो जाएगा, काल बताना है, ठीक है। तो वह विद्यालय जाता है, वाक्य का कौन सा काल होगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर जल्दी बताओ, जिन जिनको मालूम है इसका आंसर दे। तो चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह विद्यालय जाता है, इस इसमें कौन सा काल है भाई, वह विद्यालय जाता है, इसमें यह वर्तमान काल को दर्शाता है, इसलिए कि ये कौन सा काल हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्तमान काल। वह विद्यालय जाता है, इसमें जाता है लगा, वो जो जाता है ये कौन सा काल को दर्शाता है, तो वर्तमान काल, ठीक है। तो वर्तमान काल को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, इसमें का आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। इसका ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, वर्तमान काल, है ना। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, वर्तमान काल। तो इसका आंसर इसलिए क्या हो जाएगा, ये जाता जो है ये वर्तमान काल को दर्शा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान काल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि धीरे धीरे कौन समान है, धीरे धीरे कौन समास है, समास पूछ दिया, व्याकरण से प्रश्न, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो देखना कितना इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ जिससे आपको लगे कि हाँ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे कौन सा समास है, जल्द से जल्द बताएं, कमेंट करें, ठीक है। धीरे धीरे कौन सा समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो धीरे धीरे कौन सा समास है भाई, समास के बारे में हम बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे डाल दिए हैं, ठीक है। ये सब सारे प्रश्न व्याकरण से हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वीडियो को बिना स्किप किए बिना आप देखोगे तो प्रश्न के बारे में समझ जाओगे, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे समास है, जो कौन सा समास है, जो जो द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्यय अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया है इसका आंसर दे। तो इसका आंसर हम देख सकते हैं कि इसका आंसर में क्या दिया हुआ है, उत्तर नंबर डी, इसमें अव्यय का प्रयोग किया गया है, अव्यय अव्यय का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, कौन सा भाव समास हो जाएगा, अव्यय भाव, अव्यय भाव समास होगा, ठीक है। अव्ययी भाव, इसमें किस चीज का प्रयोग किया गया है, तो अव्यय का प्रयोग किया गया है, इसलिए धीरे धीरे कौन सा समास होगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, अति उपसर्ग का अर्थ बताना आप वहां पे, अति उपसर्ग, देख रहे हैं ना किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप हिंदी के क्लास शास्त्र से पहले कभी नहीं किए हैं तो बस इस वीडियो को बिना स्किप किए बिना आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अति उपसर्ग का अर्थ क्या है, अति उपसर्ग का अर्थ में ऑप्शन नंबर ए में कमल, ऑप्शन नंबर बी में अधिक, ऑप्शन नंबर सी में पास, ऑप्शन नंबर डी में दूर। तो अति उपसर्ग का अर्थ पूछ रहा है, तो अति उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, जिन जिन बच्चों को मालूम है कमेंट करें, ठीक है। तो अति उपसर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो अति उपसर्ग का अर्थ बताना, ठीक है। अति उपसर्ग का अर्थ में ऑप्शन नंबर एक क्या है, कमल, अधिक, पास, दूर, क्या है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी में क्या है हमारा, आप देख सकते हैं बी में हमारा ऑप्शन नंबर है, बी में क्या, अधिक, क्या होगा, अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, अधिक, क्या होता है, अधिक, याद कर लीजिएगा,
ठीक है, बढ़िया, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये सब सवाल आते हैं। तो अधिक किसका अर्थ है? अति उपसर्ग, अति शीघ्र, अति, अति बोला जाता है ना कोई भी चीज का, अति बढ़ा हुआ, अति शीघ्र, मतलब कि अधिक। ठीक है, तो अति उपसर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, या अर्थ क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? किसका? तो बालक का क्या पूछ दिया? स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग किसका? तो बालक का। ऑप्शन नंबर ए में बालिका, ऑप्शन नंबर बी में बच्चा, ऑप्शन नंबर सी में लड़की, ऑप्शन नंबर डी में कन्या। यहाँ पे बच्चे अक्सर क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि बालक का स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग आ गया तो माइंड में आ जाता है अरे लड़की होगा, तो कन्या ठोक देता है, लड़की ठोक के चला आता है। अरे बुड़बको, बालक का स्त्रीलिंग पूछ रहा है तो हम ना लड़की मारे पे सही करेंगे ना कन्या पे सही करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सीधा सीधी जवाब हो जाएगा बालिका। तो बालक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बालिका। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बालिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में बालिका, है ना। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? बालिका। ठीक है, तो बालक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कभी सवाल आ जाएगा कि बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो क्या होगा? बालिका। याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। एक मुहावरा है, खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ, मुहावरा का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं मेहनत करना, ऑप्शन नंबर बी में रोना, ऑप्शन नंबर सी में लड़ना, ऑप्शन नंबर डी में सोना। खून पसीना, खूब पसीना बहाना, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर, किसको समझ में आ गया कमेंट करे तो इसका आंसर। तो खून पसीना एक करना मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है? खून पसीना एक मुहावरा, देख रहे हो प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं? मुहावरा से पूछे जा रहे हैं, विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं, पर्यायवाची शब्द पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए वीडियो देखना कितना इंपॉर्टेंट, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है मेहनत करना, खूब मेहनत करना, खूब पसीना बहाना, तो उसको क्या कहते हैं? मेहनत करना। ठीक है, खून पसीना एक करना मुहावरे का मतलब क्या हो जाता है कि मेहनत करना। ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए में क्या था? खून पसीना, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मेहनत करना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, आप लोग के स्क्रीन पर है कि भारत शब्द किस लिंग का है? जो ये भारत एक शब्द है, ये कौन से लिंग से है? तो पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक है, या कोई नहीं है? ये भारत, भारत देखो कोई भी शब्द है तो वो किसी ना किसी लिंग से रिलेटेड होता है। जैसे पुरुष है, स्त्री है, तो ये सब कोई एक लिंग है। तो पुरुष क्या हो जाएगा? पुल्लिंग में आ जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। स्त्री क्या? स्त्रीलिंग में आ जाएगा। लेकिन उसी तरह एक भारत शब्द है जो हमारे देश का नाम है, ये जो कौन से लिंग से संबंधित है, ये हमको बताना है। यह बहुत अच्छा सवाल है, इसको वीवीआई कर लीजिए, वीवीआई, ये सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो भारत शब्द वो जो है किस लिंग का, किस, कौन सा लिंग है? ठीक है, भारत शब्द किस लिंग, कौन सा लिंग से है संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए में पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी में स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी में नपुंसक, ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? पुलिंग। क्या है? पुलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या? पुलिंग है। तो भारत शब्द किस लिंग का, किस लिंग से संबंधित है? तो पुलिंग। भारत एक शब्द है जिसका संबंध किससे है? पुलिंग लिंग से संबंधित है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए हो गया पुल्लिंग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मैंने खाना खाया वाक्य का वाच्य क्या है। कि मैंने खाना खाया एक वाक्य है, वाक्य का वाच्य बताना है। क्या बताना है? वाच्य बताना है। मैंने खाना खाया, इसका क्या बताना है? वाच्य बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, मैंने खाना खाया। तो ऑप्शन नंबर ए में कर्तव्यवाचक, ऑप्शन नंबर बी में कर्मवाचक, ऑप्शन नंबर डी में भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। मैंने खाना खाया कौन सा वाच्य में आएगा? ठीक है, देख रहे हैं ना कैसे सवाल, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने खाना खाया कौन सा वाच्य होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर कर्तव्यवाचक होगा। क्या हो जाएगा? कर्तव्यवाचक। इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? तो कर्तव्यवाचक होगा। ठीक से ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? कर्तव्यवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है कर्तव्यवाचक। मैंने खाना खाया वाक्य का कौन सा वाच्य होगा? कर्तव्यवाचक। मैंने खाना खाया मतलब कि कोई कर्तव्य किया। मैंने खाया, खाया से रिलेटेड है ना, खाना खाया किसने? तो मैंने। ये कौन सा वाचक होगा? तो कर्तव्यवाचक, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ क्या होता है? अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ क्या होता है? अंधे, कोई अंधा है उसके हाथ बटेर लगने का अर्थ क्या होता है? क्या बोलते अर्थ लग किसके? तो अंधे के हाथ कोई बटेर लग जाता है, उसका अर्थ क्या होता है? ये मुहावरा टाइप का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है भाग्य, भाग्य से सफलता, मेहनत करना, हार जाना और खेलना। तो अंधा, कोई अंधा है उसके हाथ में बटेर लग गया तो उसका अर्थ पूछ दिया। लॉजिकल, ये लॉजिकल प्रश्न है। ठीक है, तो उसको लॉजिक के साथ जवाब देंगे हम। ठीक है, उसको समझ कर जवाब देंगे। अंधे के हाथ बटेर लगना, ऑप्शन नंबर ए में है भाग्य से सफलता। भाग्य से मतलब कि बिना मेहनत किए सफलता मिल गया, भाग्य अच्छा था उसका, बोलते हैं ना वो भाग्यशाली है, तो भाग्य से सफलता मिल गया। मेहनत करने से सफलता मिला। हार जाना, हार गया, खेल रहा। का आंसर क्या हो जाएगा? तो भाग्य से, सिंपल सा जवाब होगा, ये लॉजिकल है तो लॉजिक के साथ जवाब देंगे। तो भाग्य से क्या होगा? सफलता मिल गया उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर ए, भाग्य से सफलता मिल गया, भाग्य अच्छा था इसका, ये सक्सेस हो गया। तो अंधे के बटेर लगने का मतलब क्या हो जाएगा? भाग्य से सफलता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे आया होगा कि जल का पर्यायवाची क्या होगा? जल का पर्यायवाची क्या होगा? इससे पहले वीडियो ने इसी वीडियो में मैं कुछ प्रश्न शुरू के प्रश्न में मैंने पर्यायवाची के बारे में बताया कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची का मतलब होता है मिलता जुलता शब्द। ठीक है, तो जल का पर्यायवाची क्या होगा? जल का पर्यायवाची पूछ दिया। ठीक है, तो जल का पर्यायवाची आप देख सकते हैं, जल का क्या पूछ दिया? तो पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर ए में है पानी, ऑप्शन नंबर बी में अग्नि, ऑप्शन नंबर डी सी में है वायु, ऑप्शन नंबर डी में है आकाश। इसमें क्या क्या नहीं हो सकता है पहले वो छाटेंगे हम। आकाश नहीं होगा, वायु नहीं होगा, अग्नि नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए किसका? जल का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची। तो पर्यायवाची जो है जल का क्या होगा? पानी। ठीक है, पानी किसका पर्यायवाची है भाई? तो जल का। पर्यायवाची का मतलब होता है मिलता जुलता शब्द, जो वैसे शब्द जो एक दूसरे से मिलते हो, जिसका मानी सेम हो, जिसका मतलब सेम निकले। ठीक है, जैसे जल, जल का मतलब क्या निकलेगा? पीने के लिए पानी, और जो पानी है वो भी उसका मतलब भी वही है। तो इसलिए वैसे सब जिसका मानी सेम हो, मतलब सेम निकले, उसके क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है
नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा आप। कि विद्या शब्द का विलोम क्या होगा? विद्या, विद्या शब्द का विलोम पूछ दिया। विद्या मतलब समझ रहे हैं ना, ज्ञान का भंडार, ज्ञान लेना, विद्या लेना। ठीक है, तो विद्या शब्द का जो विलोम होगा क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए में ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी में अज्ञान, ऑप्शन नंबर सी में शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी में बुद्धि। तो विज्ञान या विद्या, विद्या मतलब शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है, उसके क्या बोले, विलोम। विलोम का मतलब पहले मैं बता दिया हूँ, उल्टा बताना है इसका। ठीक है, विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो इसमें जो विद्या है शब्द है, जो बहु पढ़े मतलब शिक्षा से रिलेटेड जो है, उसका उल्टा क्या होगा? देख सकते हैं, ऑप्शन दे, ऑप्शन के हिसाब से आंसर दे जल्दी जल्दी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अज्ञान। विद्या मतलब शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है, तो इसका ठीक उल्टा, ठीक उसका विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञान। मतलब कि शिक्षा ग्रहण नहीं करना, अज्ञान, अज्ञानी, अनपढ़। ठीक है ना, अज्ञान ज्ञान नहीं लेना। एक होता है विद्या लेना, मतलब कि शिक्षा ग्रहण करना, ठीक उसका उल्टा पूछ देंगे क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि शिक्षा ग्रहण नहीं करना, विद्या नहीं लेना। ठीक है, तो विद्या का शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञान। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि कबीर किस काल के कवि थे? कबीर जो है वो किस काल के कवि थे भाई? जिनको जिनको मालूम है कमेंट करें तो जल्द से जल्द। कबीर किस काल के कवि थे? ऑप्शन नंबर ए में क्या है हमारा? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। कबीर किस काल के कवि थे? कमेंट करें जल्द से जल्द। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कबीर किस काल के कवि थे? ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, भक्ति काल। कबीर किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल, याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो भक्ति काल के कवि कौन थे? कबीर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? किसका? तो पुस्तक का। तो पुस्तक का बहुवचन पूछ दिया। आप लोग में से जिनको मालूम है कमेंट करें तो। पुस्तक का बहुवचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन बहुत आसान है। एक वचन मतलब एक के बारे में बतला जा रहा है, बहुवचन मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th 8 9 10th 11 12 जहाँ पढ़े होंगे। ठीक है, तो अब पुस्तक का बहुवचन पूछ, ऑप्शन नंबर ए में पुस्तके, पुस्तकें, पुस्तकों, पुस्तक। तो इसका एकदम इजी प्रश्न है, इसका आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। इसका आंसर प्रश्न नंबर इतना का ये लिखकर, प्रश्न नंबर ये लिखकर, उसके बाद प्रश्न नंबर 17 लिखकर इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। पुस्तक का बहुवचन क्या हो जाएगा, इसका कमेंट करना है आप लोगों को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है कि जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, वाक्य का प्रकार है। जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, ये किस प्रकार का वाक्य है? आप लोग को बताना है। ठीक है, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, किस तरह का वाक्य है भाई? आप लोग बताएं। ऑप्शन नंबर ए में सरल, संयुक्त, मिश्र और अज्ञार्थ। जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, किस तरह का वाक्य होगा? जिन जिन बच्चों को मालूम है कमेंट करें तो जल्द से जल्द। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, तो ये कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य का है? जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जल्द से जल्द बताएं। हो गया? चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये एक सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य है ना, एकदम सरल वाक्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए, जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा? ये सरल हो जाएगा, एकदम सरल वाक्य है। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा तो नीचे रह जाएगा। सिंपल सा बात है कि क्या हो जाएगा? सरल होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हमारा? अच्छा शब्द का भाववाचक संज्ञा। अच्छा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? संज्ञा का रूप क्या है? ठीक है, किसका? था भाववाचक संज्ञा, किसका? तो अच्छा शब्द का। अच्छाई, अच्छा, अच्छे और अच्छी। अच्छा शब्द का भाववाचक संज्ञा
का रूप क्या होगा? अच्छा जो शब्द है उसका भाववाचक संज्ञा का रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में अच्छा, ऑप्शन नंबर सी में अच्छे, ऑप्शन नंबर डी में अच्छी। तो अच्छा शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप क्या होगा? इनको मालूम है कमेंट करें, ठीक है। बट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अच्छाई। क्या होगा? अच्छाई। अच्छा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? अच्छाई। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, क्या हो जाएगा? अच्छाई। अच्छा शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा? अच्छाई। ठीक है, बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की ओर। आज का जो अंतिम प्रश्न है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। तो अंतिम प्रश्न हमारा क्या कहता है? राम ने फल खाया, इसमें राम क्या होगा? राम ने क्या खाया? फल खाया। तो किसने फल खाया? तो राम ने। कर्ता कौन है? राम है। तो इसमें जो काम करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ता बोला जाता है। तो राम ने क्या खाया? फल खाया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है कर्म, ऑप्शन नंबर दो में कर्ता, ऑप्शन नंबर क्रिया, ऑप्शन नंबर विशेष। इसमें क्या हो रहा है? खाया जा रहा है, मतलब काम किया जा रहा है। मतलब कि राम ने क्या खाया? तो राम ने फल खाया। तो इसमें क्या पूछ रहा था? राम पूछ रहा। करने वाला कौन है? खाने वाला तो राम है। इसका तो ये आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता। कर्ता कौन हो जाएगा? राम है। तो राम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, है ना? हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का हिंदी क्लास इसी प्रश्न के साथ समाप्त होता है। और आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ से और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी आप घर बैठे करें और आसान तरीके से करें, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो बच्चे आज नए थे इस वीडियो में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो आपको ए टू जेड जीरो लेवल से बिग लेवल तक आपको पहुंचाया जाएगा इस चैनल के द्वारा। ठीक है, और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम अगर आप हमारा सारा वीडियो देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ, 110% में गारंटी लेता हूँ कि आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको आपका जो डीएलएड एंट्रेंस का एग्जाम है मैं क्लियर करवा कर रहूंगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नए अंदाज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। हिंदी का एक नया धुरंधर हम लेकर आएंगे। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।